की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल समेत 4 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस पर और अपडेट के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज सर। बंगाल समेत 4 राज्यों में तारीखों का ऐलान हो गया है चुनावों का। ये तारीख क्या है और क्या बंगाल में इस बार बीजेपी का ज्यादा फोकस रहेगा? बिल्कुल, देखिए पहले तारीखों को बता देते हैं क्योंकि ज्ञानेश कुमार की तरफ से जो तारीखें बताई गई हैं वो इस तरीके हैं कि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 9 अप्रैल को वोटिंग होगी तो पूरे उसके इंतजाम किए गए हैं और इंतजामों के बारे में भी ज्ञानेश कुमार की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है कि कितने सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती होगी। आचार संहिता जब अब लागू हो गई है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उसका उल्लंघन होगा तो कैसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तमिलनाडु के लिए 23 अप्रैल की तारीख को मुकर्रर किया गया है कि 23 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होगी। और सबसे अहम जो बंगाल की तारीख है वो 23 और 29 अप्रैल है, यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को आपको बंगाल का रण देखने को मिलेगा, जिसमें आगे आने वाले समय में ये पता लगेगा, यानी 4 मई को जब नतीजे आएंगे, क्योंकि 4 मई को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे और पता लगेगा कि बीजेपी की सरकार बन रही है या फिर दीदी सत्ता में वापसी कर रही हैं। और आपने ठीक कहा, क्योंकि बंगाल पर पूरा फोकस इस वक्त सभी पार्टियों का है। और बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ममता दीदी ने पिछले बार जिस तरीके से खेला हुबे का नारा दिया और अपनी सरकार को बनाया, लेकिन ममता दीदी बंगाल में इस वक्त काफी कमजोर नजर आ रही हैं और उसका पूरा फायदा बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जो पिछला चुनाव हुआ था 2021 के अंदर, वहां पर हमने देखा कि कितने चरणों में चुनाव हुआ, तकरीबन 8 चरणों में कहा जाता है कि चुनाव हुआ था। और चुनाव की तारीखों का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। 8 चरणों में ये चुनाव था और इसमें पश्चिम बंगाल का जो चुनाव का परिणाम आया उसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से ममता दीदी की मेहनत थी। लेकिन ममता दीदी की मेहनत तो थी, ममता सीएम तो बन गई, लेकिन बीजेपी ने अपने जनाधार को मजबूत कर लिया। और बंगाल के अंदर लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो लोकसभा चुनाव अंदर तो वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा बीजेपी का ही बड़ा है, वोट शेयरिंग बीजेपी की बड़ी है। और विधानसभा चुनाव के अंदर भी दीदी काफी कमजोर होती हुई नजर आई हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि चुनाव की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ था। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां रखी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी जब वहां पर गए तो कहीं ना कहीं ये बात बताया कि कैसे बंगाल से अब घुसपैठियों को निकालने का वक्त आ गया है। बंगाल से और ममता दीदी की विदाई आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि बंगाल में जो योजनाएं केंद्र सरकार देती है ममता बनर्जी उसे लागू नहीं होने देती है और ममता बनर्जी जबरदस्ती उन चीजों को करती हैं जो जनता नहीं चाहती है। सर, लेकिन कल जो हमने रैली देखी प्रधानमंत्री की बंगाल में, उसी रैली के दौरान हमने ये भी देखा कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुए, पत्थरबाजी भी हुई। ऐसे में सर, इलेक्शन से पहले अगर ये हाल है तो क्या इलेक्शन के दौरान भी इस बार भी बंगाल में हिंसा देखने को मिल सकती है? क्योंकि पिछली बार भी दिखा था। इलेक्शन कमीशन ने जो मीटिंग की है, मीटिंग के बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, क्योंकि जब मीटिंग होती है तो तमाम दल वहां पर मौजूद होते हैं हर एक पार्टी के, और उनसे सलाह ली जाती है। क्योंकि देखिए अभी आरोप लगा रही है टीएमसी ने अकेले में बीजेपी से मीटिंग कर माफ करिएगा, चुनाव आयोग ने बीजेपी से अकेले मीटिंग कर ली है, जबकि हमने देखा है कि तमाम दलों की एक टेबल पर मीटिंग होती है और चुनाव आयोग ये फैसला लेता है। क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि समन्वय बना है कि 2 चरणों में इस बार चुनाव कराए जाएं, और वही हुआ कि ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया कि बंगाल में इस वक्त 2 चरणों में ही चुनाव होगा। लेकिन जो आपने बात हिंसा की है, हिंसा का पैटर्न बंगाल में वाम दलों तक, जब वाम दल की सरकार थी तभी से रहा है, जब हमने देखा है कि कांग्रेस और वाम दल के बीच किस तरीके से लड़ाई होती थी और बंगाल की धरती पर सिर्फ और सिर्फ खून ही नजर आता था। और इस वक्त अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जब क्योंकि देखिए टीएमसी आई ही उसी तौर पर थी, टीएमसी ने अपना झंडा इसी तौर पर गाड़ा था कि बंगाल के अंदर चुनावों में हिंसा हम नहीं होने देंगे। और आप देखिए कि ममता दीदी जब सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुई है तब बंगाल में हिंसा हुई है और टीएमसी के गुंडों ने जोर शोर से आतंक मचाने का काम किया है। कल का आपने जिक्र किया, कल की जो तस्वीर हमने देखी है वो बाकायदा बताती है कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता थे उसमें और बस जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में, लेकिन बसों पर पत्थर मारे गए और वो तमाम टीएमसी के गुंडे थे, टीएमसी के नेता थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर ममता की पुलिस है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली होती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ममता बनर्जी को ही उठानी होगी।
लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती हैं। देखिए, ममता बनर्जी को इस वक्त डर लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बंगाल से चली ना जाए, उनकी विदाई ना हो जाए। क्योंकि देखिए, आप वोट पैटर्न को समझेंगी तो अब बीजेपी जिस तरीके से मजबूत हो रही है वो इसी दिशा में सवालों को उठा रही है। क्योंकि आपने देखा है कि अभी हुमायूं कबीर भी एक ऐसे लीडर हैं जो टीएमसी से अलग हुए हैं और वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से खुलेआम ये कह दिया गया है कि टीएमसी से हटकर जब मैं अपनी पार्टी बनाया, उन्नयन पार्टी जो उनकी तरफ से बनाई गई है, आम उन्नयन पार्टी, हालांकि पहले उन्नयन पार्टी नाम था लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि पहले ही यह पार्टी है, तो उन्होंने नया नाम दिया और नई उन्नयन पार्टी जो है आम उन्नयन पार्टी वो बनाई गई और वो 100 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। क्योंकि देखिए, बंगाल में 100 सीटें लगभग ऐसी होती हैं कि मुसलमान वोट बैंक ही निर्णायक भूमिका में रहता है और वो जीत और हार का फैक्टर तय करता है। और हुमायूं कबीर जब ममता से अलग हुए हैं और उनकी तरफ से दावा ठोका जा रहा है तो आधा वोट बैंक तो ममता से खिसक गया। क्योंकि आपने मुस्लिम वोट बैंक का नाम लिया तो मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी कि अभी हाल ही में ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जब तक हम हैं सत्ता में तब तक हिंदू यहाँ पे सुरक्षित है, अगर हम चले जाएंगे तो एक कम्युनिटी आएगी और आप सबको खत्म कर देगी। देखिए, अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदुओं की हत्याएं हुई, तो ममता बनर्जी के राज के अंदर जब ममता बनर्जी का ही राज था तो आखिर क्यों हिंदू सुरक्षित नहीं रहा। मुर्शिदाबाद को लेकर कितने सवाल पूछे गए, यूसुफ पठान तक वहां नजर नहीं आए, ममता बनर्जी वहां नजर नहीं आई, कितने लोगों की हत्याएं हुई, क्या किया ममता बनर्जी ने। चुनावों के दौरान इतनी हत्याएं होती हैं, रामनवमी के दौरान इतनी हत्याएं हुई, क्या किया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हमारे राज्य में हिंदू सुरक्षित है, आप कोई तस्वीर तो दिखाइए। आप देखिए कि खुलेआम मंदिरों पर पत्थरबाजी होती है मुस्लिम इलाकों में, जो पूरे दक्षिण 24 परगना है, मुस्लिम इलाका है। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल है, वहां पर अगर कोई 2-4 घर हिंदू के हैं और मंदिर में पूजा करने चले जाए तो उसे रोक दिया जाता है और मंदिरों पर पत्थरबाजी की जाती है। ये तस्वीर झूठ नहीं बोलती हैं, क्योंकि तस्वीरें बोला करती हैं, हकीकत बयां करती हैं। और आज के सोशल मीडिया के दौर में ममता बनर्जी कुछ भी नहीं छिपा सकती। पहले ऐसा दौर था कि ममता बनर्जी ने कई बातों को छुपाया, लेकिन अब बातें तुरंत सामने आ जाती हैं। क्या आप वो दिन भूल गई जो इलाका जहां पर ममता बनर्जी का नेता और कैसे करीबी महिलाओं के साथ शोषण कर रहा था और वहाँ की महिलाएं लगातार ये बता रही थी कि देखिए कैसे घर से हमें उठा लिया जाता है, हमारे साथ दुष्कर्म किया जाता है और पूरे गांव की महिलाओं का यही हाल है। तब ममता बनर्जी कहाँ गई थी। ममता बनर्जी तो एक महिला मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी महिलाओं की बात करती हैं, ज़्यादातर हिंदुओं की बात करती हैं, लेकिन दोनों ही वहाँ पर इस वक्त बुरी हालात में हैं। चाहे फिर महिलाओं की बात करें या फिर हिंदुओं की बात करें, महिलाओं को लेकर जो बीजेपी ने रणनीति अपनाई है, और बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर कल जब गए बंगाल के अंदर रैली को संबोधित किया तो उनकी तरफ से महिलाओं को जो साधा गया है, ऐसा लगता है कि महिला वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि दो चीजें हैं, अगर महिला वोट बैंक ने बीजेपी का साथ दिया और तमाम हिंदुओं ने साथ दिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से जीत सकती है। क्योंकि देखिए, अगर महिलाओं को विकास की ओर अग्रसर करेगी बीजेपी और महिलाओं के लिए विकास करेगी तो उसमें कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होगा, और महिलाओं के लिए अगर कोई योजना लाई जाएगी तो वो हिंदुओं को भी मिलेगा और मुसलमान को भी मिलेगा। तो महिला फैक्टर बिल्कुल अलग है, उसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है। सर, वो कौन सा एक्स फैक्टर होगा जो टीएमसी और बीजेपी दोनों साधने की कोशिश करेगी बंगाल में, और बंगाल के साथ साथ जो 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव है उस पर भी? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का ही फैक्टर होगा। अभी देखिए, अगर मुस्लिम जहां पर मजबूती के साथ हैं, जिस एरिया में मजबूती के साथ हैं, वहां पर हम देखेंगे कि बीजेपी का फैक्टर ये खास तौर पर रहेगा और कोशिश रहेगी कि उनको बांट दिया जाए। अभी आप देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी में नहीं बन पा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो गठबंधन में रहेंगे और पूरी तरीके से मिलेंगे। आप बंगाल के अंदर देखिए कि वाम दल, कांग्रेस और टीएमसी, इनका मुख्यतः जो वोट रहा है हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक ही रहा है, और ये मुस्लिम वोट बैंक जब बटेगा तो इसका फायदा किसके होगा? बीजेपी को होगा। आपने जो हाल ही में चुनाव देखे हैं, बिहार के चुनाव आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उसमें देख लीजिए, कई राज्यों में जो उत्तर भारत में चुनाव हुए, हिंदी पट्टी राज्यों में खासतौर पर आपने देखा है कि कैसे वो शिफ्ट हुआ है या फिर वो बट गया है। मायावती की ओर शिफ्ट हुआ, कुछ कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ, कुछ चंद्रशेखर आजाद की ओर शिफ्ट हो गया, कुछ समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया, और पूरा फायदा जैसे 2017 और 2022 में बीजेपी को मिला था वैसे ही बंगाल चुनाव में भी मिल सकता है। कोशिश अगर
करे इस वक्त बीजेपी खासतौर पर, और बीजेपी ये कोशिश कर रही है क्योंकि देखिए इसके लिए शुभेंदु अधिकारी का जो चेहरा है वो हमने देखा है कि शुभेंदु अधिकारी ने किस तरीके से ममता बनर्जी तक को हरा दिया था उनकी सीट पर, और शुभेंदु अधिकारी का चेहरा ही खासतौर पर आगे बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है। शुभेंदु अधिकारी रामनवमी में भी पहुंचते हैं, शुभेंदु अधिकारी हर मंगलवार को भी बजरंगबली के मंदिर में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बीजेपी कुछ बड़ा तो कर सकती है बंगाल के अंदर। खैर ये जनता पर निर्भर है कि जनता बीजेपी को लाएगी या फिर दीदी को। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर बंगाल समेत 4 राज्यों में चुनाव होने को है और उनकी तारीख भी अब ऐलान हो चुका है। ऐसे में देखना ये रहेगा कि जनता किसे मौका देती है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।